नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक राज्य में वीरसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में नृत्यांगनाओं के लिए विशेष स्थान था, क्योंकि उसे नृत्य देखना बड़ा पसंद था। वह अपने जरूरी राजकार्य निपटा कर बाकी सब कार्य अपने मंत्री को सौंप देता था। प्रजा से संबंधित और नृत्य देखने में व्यस्त रहता था। उसके दरबार में कई नृत्यांगनाएं थीं, लेकिन उनमें से एक नृत्यांगना को राज नृत्यांगना राजा ने घोषित कर रखा था। उसका नाम रूपा था। रूपा का नाम ही रूपा नहीं, वह देखने में भी बड़ी खूबसूरत थी। राजा भी उसे पसंद करता था, क्योंकि राजा की जो रानी थी वो दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन सीरत की रानी बहुत अच्छी थी। वह प्रजा के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनती और उनकी को दूर करने का प्रयत्न करती थी। खासकर महिलाओं के बारे में सारी जानकारी रखती थी और उनकी समय समय पर मदद भी किया करती थी। इसलिए रानी जो थी प्रजा में बड़ी ही प्रसिद्ध थी। उधर जो राजा था वो नृत्यांगना रूपा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता था। नृत्यांगना रूपा भी राजा से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा की पहले ही एक रानी थी। भला नृत्यांगना से राजा विवाह कैसे कर सकते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि रानी तो प्रजा के लोगों की अलग अलग तरीक़ों से मदद करती है, क्यों ना मैं अपने राज दरबार में एक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करूं, जिसमें जो भी विजेता होगा उसे मैं बेशकीमती माणिक उपहार में दूंगा। इस बात का पता जब नृत्यांगना रूपा को चला, वह राजा के पास आई और कहने लगी, महाराज, मैंने सुना है आप नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। राजा ने कहा, तुमने सही सुना है, और जीतने वाले को मैं बेशकीमती माणिक उपहार में दूंगा। यह बात सुनकर रूपा कहने लगी, तो महाराज, ये सबसे सही मौका है। मैं आपकी रानी बन सकती हूँ। आप कुछ ऐसा कीजिए कि नृत्य में मैं ही विजेता घोषित हूँ, और फिर मैं अगर विजेता बन जाऊंगी तो प्रजा में प्रसिद्ध हो जाऊंगी, और फिर प्रजा भी मुझे आपकी रानी के रूप में स्वीकार कर लेगी। राजा कहने लगा, ये इतनी आसान बात नहीं है। रानी पहले ही प्रजा में बहुत प्रसिद्ध है। वह प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम भी कर चुकी है। इसलिए तुम्हें भी कुछ ऐसा करना होगा कि प्रजा तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारी भी प्रसिद्धि हो जाए। उसके बाद ही तुम्हारी रानी बनने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, क्योंकि अगर तुम रानी की तरह प्रजा में प्रसिद्ध हो जाओगी तो प्रजा भी तुम्हें रानी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेगी। नृत्यांगना रूपा कहने लगी, महाराज, आप कह तो सही रहे हैं, मुझे भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रजा मेरी भी प्रशंसा करे और मैं प्रजा में प्रसिद्ध हो जाऊं, तभी मैं आपकी रानी बन सकती हूँ। राजा ने कहा, तुम सही कह रही हो। तब रूपा ने कहा, तो महाराज ठीक है, नृत्य प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। राजा कहने लगे, फिर तुम्हें क्या चाहिए। नृत्यांगना कहने लगी, महाराज, आप मेरे लिए ऐसा वस्त्र बनवाइए जो पहले दुनिया में न किसी ने देखा हो और न सुना हो। उसे पहनकर ही मैं नृत्य करूंगी, और फिर अपने नृत्य प्रदर्शन और उस अनोखी पोशाक के द्वारा मैं भी प्रजा में प्रसिद्ध हो जाऊंगी
और फिर तो मैं आपकी रानी भी बन सकती हूँ। राजा कहने लगा, तुम बात तो सही कह रही हो। अगर तुम्हें प्रजा पसंद करने लगे तो तुम मेरी रानी बन सकती हो। रूपा की बात सुनकर राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री से कहा कि ऐसे बुनकर को लेकर आओ जो सबसे नायाब वस्त्र बनाता हो। आज से पहले ऐसा वस्त्र किसी ने न बनाया हो। राजा की बात सुनकर मंत्री वहाँ से बुनकर की खोज में चल पड़ा, लेकिन उसे पूरे राज्य में घूमने पर भी ऐसा कोई बुनकर नहीं मिला जो राजा की उम्मीद के अनुसार वस्त्र बना सके। फिर राजा ने आसपास के राज्यों में ऐलान करा दिया कि राजा को एक ऐसे बुनकर की ज़रूरत है जो सबसे नायाब वस्त्र बनाता हो। ऐसा वस्त्र पहले कभी किसी ने न बनाया हो। इस ऐलान को किए हुए 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई भी बुनकर राजा के पास ये कहने नहीं आया कि वह ऐसा वस्त्र बना सकता है। फिर राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम आसपास के और दूर दूर के राज्यों में ढूंढ कर कोई ऐसा बुनकर लेकर आओ जो नायाब वस्त्र बनाता हो, जैसा पहले कभी किसी ने न बनाया हो। सैनिकों को बुनकर की खोज में राजा ने लगा दिया। सैनिक आसपास के राज्यों में भी घूम कर देख रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा बुनकर कहीं नहीं मिला जो राजा की इच्छा के अनुसार वस्त्र बना सके। फिर ऐसे ही जब वे बुनकर की तलाश में घूम रहे थे, तब अचानक से उन्हें 2 भाई मिले। वे भाई दूसरे गांव से चले आ रहे थे। सैनिकों ने उनसे पूछा, क्या तुम किसी बुनकर को जानते हो? छोटे भाई ने कहा, तुम्हें बुनकर का क्या करना है? तब सैनिक कहने लगा, हम दूर के राज्य से आए हैं। वहाँ के राजा को ऐसा वस्त्र बनवाना है जो पहले कभी किसी ने न देखा हो और न सुना हो, बिल्कुल नायाब हो। इसलिए हम बुनकर की तलाश कर रहे हैं। बहुत घूमने पर भी हमें ऐसा कोई बुनकर नहीं मिला जो राजा की इच्छा के अनुसार वस्त्र बना सके। यह बात सुनकर छोटा मन में सोचने लगा, ऐसा तो कोई वस्त्र ही नहीं होता जो अनोखा और नायाब हो। फिर उसने सैनिक से कहा कि भाई, तुम बुनकर की खोज में इधर उधर घूम रहे हो, तुम्हारे सामने इतना बड़ा बुनकर खड़ा है, तुमने तो उसे पहचाना भी नहीं। फिर वह कहने लगा, ये तो वही बात हो गई, गोद में छोरा और देश में ढिंढोरा। बुनकर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम इधर उधर उसे ढूंढ रहे हो। बड़ा छोटे भाई की बात सुनकर कुछ कहने ही वाला था, तभी छोटे भाई ने सैनिक से नज़र बचाकर बड़े का हाथ दाब लिया। बड़ा चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। फिर सैनिकों ने कहा कि तो चलो, तुम हमारे साथ राजा के राजमहल में चलो, राजा से मिलकर ही सारी बातें कर लेना। छोटे ने कहा कि जाने से पहले हमें खाना खिला दो, क्योंकि हम दोनों भाइयों को जोरों से भूख लगी है। खाना खाने के बाद ही हम तुम्हारे साथ राजा के महल में चलेंगे। सैनिक दोनों को बाजार में ले गए और वहाँ जाकर उन्हें भोजन कराने लगे। तब छोटा भाई जो था बड़ा ही चालाक था, कहने लगा कि हमेशा ही खाने जैसा खाना ही खिलाना। अगर हमें तुम्हारे द्वारा खिलाया गया खाना पसंद आया तो ही हम तुम्हारे साथ राजमहल में चलेंगे, वरना तुम दूसरे बुनकर की खोज में भटकते ही रहना। सैनिक ने उसे अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया। फिर छोटे भाई ने कहा कि अब
हमारा पेट भर गया है, अब हम तुम्हारे साथ चलते हैं। बड़े ने उससे बार बार कुछ कहना और पूछना चाहा, लेकिन छोटे ने उसे बार बार चुप करा दिया। सैनिक आगे चल रहे थे और वे दोनों पीछे चल रहे थे। तभी बड़े ने छोटे से फुसफुसाते हुए कहा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? हम तो कोई बुनकर नहीं हैं, फिर तुमने सिपाहियों से झूठ क्यों बोला? छोटा जो था बड़ा ही चालाक था, वह सारी बातों को समझ गया था। वह बड़े से कहने लगा, भाई तुम चिंता मत करो, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। बस मैं जो कहता और करता हूँ तुम उसमें मेरा साथ देते जाना और ज़्यादा कुछ मत करना, चुपचाप खड़े रहना। जब भी राजा तुमसे कुछ पूछे तो तुम कुछ मत कहना, सब मैं संभाल लूँगा। तुम नहीं जानते, ये जो राजा लोग होते हैं वो अपनी आन को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। बस आगे जो होता है तुम देखते जाना। बड़ा कहने लगा, देख लेना, कहीं हम राजा के पास गए और राजा ने हमें पहचान लिया कि हम बुनकर नहीं हैं, तो कहीं राजा गुस्से में हमें फांसी न चढ़ा दे, फिर तो जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। छोटा कहने लगा, तुम डरते बहुत हो, तुम बस मेरा साथ देते जाओ, आगे जो होगा सब मैं संभाल लूँगा और ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी कि राजा हमें फांसी पर चढ़ा दे, बस तुम देखते जाओ। दोनों भाई सिपाहियों के साथ महल में पहुंच गए। महल में पहुंचने पर दोनों भाइयों को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम बुनकर हो? बड़ा तो चुप रहा, लेकिन छोटे ने कहा कि हाँ महाराज, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं छोटा हूँ। हम दोनों भाई ही बड़े अच्छे बुनकर हैं। हम नायाब और अनोखी चीज़ें बना सकते हैं। पहले भी हमने एक राजा के यहाँ बहुत ही अच्छे और नायाब पोशाक बनाई थी, जो राजा को बड़ी पसंद आई थी। उसके बदले राजा ने हमें 20,000 सोने के सिक्के देने चाहे, लेकिन हमने नहीं लिए। राजा ये बात सुनकर कहने लगा, पर तुमने सिक्के क्यों नहीं लिए? तब छोटा कहने लगा कि महाराज, वे सिक्के हमारे कारीगरी के आगे बहुत तुच्छ थे, इसलिए हमने वे नहीं लिए। वह राजा हमारी कारीगरी की अच्छी कीमत हमें नहीं दे सका। राजा कहने लगा, क्या तुम वाकई में इतने महान बुनकर हो? छोटा कहने लगा, महाराज आजमा कर तो देखिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसी ही पोशाक बनाकर आपको दे देंगे। राजा ने कहा, मुझे ऐसी पोशाक चाहिए जो आज से पहले ना किसी ने देखी हो और ना सुनी हो, सबसे नायाब हो। छोटा कहने लगा, ठीक है महाराज, हम ऐसी पोशाक आप के लिए बना देंगे। राजा ने कहा कि मुझे राजनर्तकी के लिए ये पोशाक बनवानी है। छोटे ने कहा, ठीक है महाराज। राजा ने सैनिक से कहा कि इनके ठहरने का इंतज़ाम पास महल के पास ही जो मकान हैं वहाँ किया जाए और इन्हें बुनाई के लिए जो जो सामान चाहिए वो इन्हें मुहैया कराया जाए। राजा ने कहा कि पर मुझे पोशाक 10 दिन के अंदर तैयार चाहिए, क्योंकि 11वें दिन हमारे राज्य में बड़ी नृत्य प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। उससे एक दिन पहले मुझे वो पोशाक चाहिए। छोटा कहने लगा, ठीक है महाराज, आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि क्या? तब वह छोटा कहने लगा, महाराज, हम जो पोशाक बनाएंगे उस पोशाक को हर कोई साधारण आदमी नहीं देख सकता है। राजा कहने लगा, वो क्यों?
छोटे ने कहा कि महाराज, हम जो पोशाक बनाएंगे उसे केवल वही आदमी देख सकता है जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में बेईमानी न की हो, न ही कोई पाप किया हो। दूसरा वह आदमी देख सकता है जो अपने माँ बाप की असली औलाद हो, और तीसरा आदमी वही देख सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी में पुण्य किए हों। यही तीनों आदमी ही हमारे द्वारा बनाई गई पोशाक को देख सकते हैं, बाकी और किसी को हमारे द्वारा बनाई गई पोशाक दिखाई नहीं देगी। राजा कहने लगा, ठीक है, तुम अपना काम आज से ही शुरू कर दो। सारा सामान जो तुम्हें चाहिएगा तुम्हारे पास भिजवा दिया जाएगा। छोटे ने कहा कि महाराज, मेरी एक और बात है कि जब तक पोशाक बनकर तैयार नहीं हो जाती, पोशाक को देखने कोई भी हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हम अधूरी पोशाक किसी को नहीं दिखाते हैं। जब पोशाक पूरी हो जाएगी तो हम स्वयं 11वें दिन आपके पास उसे ले आएंगे। राजा ने कहा, ठीक है। दोनों भाई वहाँ चले गए जहाँ उनके ठहरने का इंतज़ाम राजा ने करवाया था। वहाँ पहुंचकर जब दोनों भाई अकेले थे तो बड़े ने छोटे से कहा कि तुम ये कैसी बातें राजा के सामने कर रहे थे? हमें तो कोई पोशाक बनानी ही नहीं आती, बल्कि हमें तो चरखा भी चलाना नहीं आता। फिर हम ऐसी पोशाक कहाँ से बनाएंगे जो राजा उम्मीद कर रहा है? छोटे ने कहा, भाई बस तुम देखते जाओ, हम राजा से मोटी रकम ऐंठ लेंगे और राजा को पता भी नहीं चलेगा। राजा को जब सच्चाई का पता चलेगा उससे पहले ही हम ये राज्य छोड़कर यहाँ से जा चुके होंगे। बड़ा कहने लगा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? छोटे ने कहा, बस तुम देखते जाओ जो मैं करता हूँ। फिर जो छोटा भाई था उसके पास राजा का मंत्री आया। राजा के मंत्री को उसने बहुत सारा उल्टा सीधा सामान पोशाक बनाने के लिए लिखवा दिया और मंगवा कर अपने पास रख लिया। 2 दिन बीत गए लेकिन दोनों भाइयों ने कोई काम नहीं किया। तब बड़ा कहने लगा, 11 दिन में से 2 दिन तो चले गए हैं, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम क्या करना चाहते हो? छोटा कहने लगा, मैंने तुमसे कहा है ना, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अब उन्हें कपड़ा बुनना तो आता नहीं था, तो छोटा बड़ा चालाक था। वह मन में ऐसी तरकीब सोचने लगा जिससे उन्हें मोटा मुनाफा भी हो जाए और किसी को कुछ पता भी ना चले। ऐसे करते करते 9 दिन बीत गए। 10वें दिन जो छोटा भाई है वो एक लकड़ी का बक्सा बाजार से खरीद कर ले आया। बड़े ने कहा, तुम अब इसका क्या करोगे? कोई पोशाक तो तुमने बनाई नहीं है। छोटा कहने लगा, बस तुम मेरा कमाल देखते जाओ। 10वां दिन भी बीत गया। 11वें दिन जो है दोनों भाई राज दरबार में उपस्थित हो गए। उससे अगले दिन ही नृत्य प्रतियोगिता होनी थी। तब राजा कहने लगा, क्या पोशाक बनकर तैयार हो गई? छोटे ने कहा, हाँ महाराज, तभी तो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। राजा कहने लगे, तो दिखाओ मुझे वो पोशाक। तब छोटे ने कहा, महाराज, पोशाक बनाने से पहले मैंने जो आपसे कहा था वे बातें तो आपको याद है ना? राजा ने कहा, हाँ। तब छोटा कहने लगा कि वही आदमी जो ईमानदार हो, और दूसरा वो आदमी जो अपने माँ बाप की असली औलाद हो, और तीसरा जिसने पुण्य किए हों, वही आदमी इस पोशाक को देख सकते हैं। बाकी और किसी को ये पोशाक दिखाई नहीं देगी।
राजा कहने लगा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मेरे दरबार में एक से बढ़कर एक विश्वसनीय और ईमानदार मंत्री हैं। पहले मंत्री जी ही इस पोशाक के बॉक्स को खोलकर देखेंगे। यह बात सुनकर राजा की मंत्री हैरान हो गया, क्योंकि मंत्री तो बड़ा ही लालची और किस्म का इंसान था। उसने बहुत से घोटाले राजा से छुपा कर किए थे। जो प्रजा के लिए धन वह राजा से लेकर जाता था, प्रजा के कार्यों पर तो खर्च नहीं करता था, अपनी ही जेब कर्म करता रहता था। कई वर्षों से यही चल रहा था, लेकिन राजा को कभी कुछ पता नहीं चला था। अब मंत्री सोचने लगा कि पहले मैंने डब्बा खोला और इसमें पोशाक मुझे दिखाई नहीं दी, तो कहीं राजा के सामने मेरी पोल पट्टी न खुल जाए। थोड़ी देर के बाद वह राजा से कहने लगा, महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे राज्य के सबसे बड़े आदमी तो आप हैं, हमारी प्रजा का पालन करने वाले हैं, धर्मात्मा और ईमानदार राजा हैं। आप ही पहले इस बॉक्स को खोलने का हक मिलना चाहिए, इसलिए पहले ही आप इस बॉक्स को खोलेंगे। राजा कहने लगा, तुम सही कह रहे हो, लाओ इस बॉक्स को पहले मैं ही खोल कर देखूंगा, कैसी नायाब पोशाक इन्होंने बनाई है। मंत्री डब्बे को राजा के पास ले गया। राजा ने डब्बे का मुंह अपनी तरफ करके जैसे ही खोला तो राजा को उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। यह देखकर राजा सहम गया कि इसमें तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर इन्होंने तो कहा है कि पोशाक इस डब्बे के अंदर ही है। राजा सोचने लगा, कहीं मैं अपने माँ बाप की सौतेली औलाद तो नहीं, जो मुझे बॉक्स में रखी पोशाक दिखाई नहीं दे रही है। राजा असमंजस में पड़ गया कि वह क्या करे। तभी छोटा भाई कहने लगा, क्यों महाराज, पोशाक आपको पसंद आई ना? है ना अद्भुत? अब राजा ये कैसे कह सकता था कि इसमें कुछ भी नहीं है? अगर वो ऐसा कहता तो सबको पता चल जाता कि राजा अपने माँ बाप की असली औलाद नहीं है। राजा मन में कुछ सोचने लगा, फिर कहने लगा, हाँ भाई, तुमने जो पोशाक बनाई है वो बड़ी ही नायाब है, पहले ऐसी पोशाक मैंने कभी नहीं देखी। राजा ने तुरंत बक्सा बंद कर दिया और फिर अपने मंत्री को दे दिया और कहने लगा, मंत्री जी, आप भी इस नायाब पोशाक को डब्बा खोल कर देख लीजिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। मंत्री ने भी डब्बे का मुंह अपनी तरफ करके खोला तो देखा डब्बे में कुछ नहीं था। यह देखकर मंत्री अचंभे में पड़ गया कि राजा साहब तो कह रहे थे इस डब्बे में बहुत ही खूबसूरत और नायाब पोशाक है, लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही। अगर मैंने राजा से कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है तो मेरी पोल पट्टी राजा के सामने खुल जाएगी और राजा को पता चल जाएगा कि मैं बेईमान मंत्री हूँ, ईमानदार नहीं हूँ। उसने सोचा, अगर मैं यह कहूँगा तो शायद राजा मुझे राज्य से भी निकाल दे। उसने अपनी बुद्धि लगाई और फिर छोटा भाई मंत्री से कहने लगा, क्या मंत्री जी, आपको पोशाक दिखाई नहीं दे रही है? मंत्री ने कहा, दिखाई क्यों नहीं देगी, जब राजा साहब ने इतने सुंदर पोशाक को देखकर इसकी तारीफ की है तो मैं तो इसे देखता ही रह गया। वाकई में बहुत ही सुंदर पोशाक है। छोटा भाई मन में हंस रहा था कि यहाँ तो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। फिर मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, ये जो पोशाक है आप
राजनर्तकी को दे दीजिए। इसे पहनकर ही वह नृत्य प्रतियोगिता में आएगी तो आपकी शान में 4 चांद लग जाएंगे। डब्बा बंद करके उसने राजा को दे दिया। राजा ने कहा, ठीक है। छोटे भाई ने कहा, महाराज, अब तो आपको पोशाक भी पसंद आ गई है, अब हम लोग चलते हैं, आप हमें इसकी कीमत दे दीजिए। राजा ने तुरंत 50,000 सोने की मोहरें उन्हें दे दी। मोहरें लेकर दोनों भाई वहाँ से तुरंत चले गए। राजा वह डब्बा लेकर राजनर्तकी रूपा के पास पहुँचा और कहने लगा, दोपहर में जो नृत्य प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में तुम इस डब्बे में रखी हुई पोशाक पहनकर ही आना। अगर तुम इसे पहनकर आओगी तो तुम्हारे नृत्य को देखकर और इस पोशाक को देखकर प्रजा तुम्हें ज़रूर पसंद करेगी और तुम प्रजा में प्रसिद्ध हो जाओगी और शायद फिर तुम मेरी रानी भी बन जाओ तो प्रजा को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। यह बात सुनकर राजनर्तकी रूपा बड़ी खुश हुई। कहने लगी, ठीक है महाराज, आज प्रतियोगिता में मैं यही पोशाक पहनकर आऊँगी। राजा वहाँ से चले गए। 2 घंटे के समय के बाद राजनर्तकी प्रतियोगिता के लिए जब तैयार होने लगी, उसने डब्बा खोलकर देखा पोशाक पहनने के लिए, लेकिन डब्बा तो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। यह देखकर राजनर्तकी हैरान हो गई कि राजा साहब ने तो कहा था इसमें बेशकीमती पोशाक है, लेकिन ये डब्बा तो खाली है। इसका क्या अर्थ है? क्या राजा साहब मुझे बिना कपड़ों के नृत्य प्रतियोगिता में बुलाना चाहते हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर राजा अकेले की बात होती तो शायद मैं उनके कक्ष में चली भी जाती, लेकिन प्रतियोगिता में तो आसपास के राज्यों के राजा भी आएंगे और बड़े बड़े नृत्य कलाकार भी आएंगे। भला उन सब के सामने मैं राज दरबार में बिना कपड़ों के कैसे जा सकती हूँ? ये मेरी इज्जत और राजा की आन का सवाल है। मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने में थोड़ा ही समय बाकी है, मुझे कुछ तो करना होगा। फिर उसने सोचा कि मेरी समस्या का हल केवल रानी ही सुलझा सकती हैं। वह डब्बे को लेकर रानी के पास गई और सारी बात बता दी कि राजा ने उन्हें ये डब्बा देकर कहा था, अगर मैं इस डब्बे में जो पोशाक है उसे पहनकर आऊँगी तो प्रजा मुझे पसंद करेंगी। फिर उसने ये भी बता दिया कि मैं राजा के से प्रेम करती हूँ। रानी ने कहा, ये मैं जानती हूँ कि राजा भी आपको पसंद करते हैं और अपनी रानी बनाना चाहते हैं। तुम हो भी मुझसे बहुत खूबसूरत, पर मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस पर राजनर्तकी कहने लगी, रानी साहिबा, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप इस बक्से को देखिए। रानी ने बक्से को खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। रानी ने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। राजनर्तकी कहने लगी, यही तो मैं आपको दिखाना चाहती थी, बक्से में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन राजा ने कहा था कि इस डब्बे में जो पोशाक है वही पहनकर तुम नृत्य प्रतियोगिता में आना। यह सुनकर रानी हैरान थी कि राजा ऐसा कभी नहीं कर सकते कि किसी स्त्री को निर्वस्त्र होकर प्रतियोगिता में आने को कहे, ज़रूर इसमें कोई भेद है। वह राजनर्तकी से कहने लगी, तुम प्रतियोगिता में नहीं जाओगी, मेरे कक्ष में ही रहोगी। थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू हो गई और राजा और बाकी सब राज्यों के राजा वहां प्रतियोगिता का आनंद ले रहे थे, लेकिन राजनर्तकी रूपा वहां नहीं पहुंची। प्रतियोगिता शुरू हुई और समाप्त भी हो गई, तब तक भी राजनर्तकी वहां नहीं पहुंची। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने
राजनर्तकी के कक्ष में जाकर देखा तो राजनर्तकी वहाँ नहीं थी। एक दासी से राजा को पता चला कि राजनर्तकी तो रानी साहिबा के कमरे में हैं। उस समय राजा के साथ मंत्री और 2-4 सैनिक भी थे। वे सभी रानी के कक्ष में पहुंच गए। वहां पर राजनर्तकी को देखकर राजा ने उस पर गुस्सा किया और कहने लगे, तुमने हमारी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? सभी राजाओं के सामने हमारा सिर झुक गया, तुम प्रतियोगिता में क्यों नहीं आई? तब रानी ने राजा से कहा कि महाराज, आपने जो इसे पहनने को दिया था वो तो इस डब्बे में था ही नहीं, डब्बा तो खाली था। भला यह बिना वस्त्रों के राज प्रतियोगिता में कैसे आ सकती थी? राजा कहने लगे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? डब्बे में तो पोशाक थी और मंत्री जी ने भी उस पोशाक को देखा था। रानी मंत्री की तरफ देखने लगी और कहने लगी, क्या सच में आपने इस डब्बे में पोशाक को देखा था? तब मंत्री कहने लगा, हाँ महारानी, मैंने सच में इस डब्बे में पोशाक को देखा था। क्या आपको इसमें पोशाक दिखाई नहीं दे रही है? रानी ने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, जब कुछ होगा ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगा? तभी मंत्री कहने लगा, लगता है महारानी आप अपने माता पिता की सगी औलाद नहीं हैं, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रानी कुछ समझ नहीं पाई। फिर राजा ने सारी बातें रानी को बताई तो रानी समझ गई कि जो कोई भी ये डब्बा राजा को देकर गया है उसने राजा को मूर्ख बनाया है। यह डब्बा पहले से ही खाली था, इसमें कोई पोशाक नहीं थी और मंत्री भी झूठ बोल रहा है। रानी ने सख्ती से मंत्री से कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कितने बड़े लालची हो ये मैं जानती हूँ और विश्वासघाती भी हो। तुमने राजा के साथ कई वर्षों से विश्वासघात करके बहुत सा पैसा अपने पास जमा कर लिया है, लेकिन राजा साहब तुम पर आँख मूंद कर विश्वास करते हैं और तुम्हें ईमानदार समझते हैं। इसी का फ़ायदा तुमने उठाया और राजा साहब को भी इस डब्बे में कुछ नहीं दिखा था। तुमने सोचा कि अगर राजा साहब को दिखा है और मुझे दिखाई नहीं दिया तो कहीं मेरी पोल पट्टी राजा के सामने न खुल जाए, इसलिए तुमने राजा साहब से झूठ बोला। मंत्री जो है घबरा गया, कहने लगा, महारानी साहिबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। राजा ने कहा, क्या सच में इसमें कुछ नहीं था? मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, डब्बा बिल्कुल खाली था, इसमें कुछ नहीं था। रानी ने कहा कि वे 2 आदमी जो थे वो आपको मूर्ख बनाकर आपसे पैसे ऐंठ कर चले गए हैं। राजा ने कहा, मैंने तो उन्हें 50,000 सोने की मोहरें दी हैं। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों को उनके गांव से पकड़ कर लाए। वे पास के गांव में ही रहते हैं। सैनिक उस गांव को ढूंढते हुए गए और वापस आ गए, लेकिन आने पर उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, आसपास पूछने पर हमें पता चला कि चंदनपुर नाम का जो गांव वे बता रहे थे, ऐसा तो कोई गांव यहाँ तो क्या पूरी धरती पर नहीं है। राजा समझ गया कि वे सच में ठग थे और राजा को मूर्ख बना गए। तब रानी ने कहा कि इसमें आपकी ही कमी है, राजा को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी चीज़ की छानबीन करने के बाद ही उस पर यकीन करना चाहिए। जो पैसे आपने 50,000 सोने की मोहरें उन 2 ठग आदमियों को दे दी, अगर वह अपनी प्रजा की भलाई के कामों में लगाते तो प्रजा आपका गुणगान और आपकी जय जयकार करती। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।